नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, विद्याभवन महिला कॉलेज सिवान एवं काउंसलर NOU पटना। छात्रों एवं दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और तुगलक के वंश के बारे में तुगलक वंश के अधीन हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज पढ़ेंगे। और यह फिरोज शाह तुगलक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एक चैप्टर है और इससे लगभग विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। यानी सल्तनत काल में सल्तनत काल और उसके बाद फिर गुलाम वंश और तत्पश्चात जो ये तुगलक वंश है। तो ये तुगलक वंश में जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए वो फिरोज शाह तुगलक थे। यानी आपका मोहम्मद बिन तुगलक के देहांत के उपरांत ही ये फिरोज शाह तुगलक बनते हैं और इससे लगभग सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, इसलिए हम लोग इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका शासनकाल। तो इसका शासनकाल जो था वह 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था। और फिरोज शाह तुगलक के जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म जो है 1309 ईस्वी में हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक जो था वह गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, गयासुद्दीन तुगलक, उनका यह भतीजा रहता है फिरोज शाह तुगलक। अथवा यूँ कहा जाए तो इनके फिरोज शाह के पिता का नाम था रज्जक, यानी रज्जक के ये पुत्र थे फिरोज शाह। और पुनः देखा जाए तो यह मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं याद रखने के लिए, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का भी चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। और इनकी माता का नाम देखें तो इनकी माता जो थी वह हिंदू थी और माता इनकी बीवी जैला थी। उन्हीं का यह पुत्र फिरोज शाह था। और इनके पिता के बारे में हम लोगों ने जान ही चुके हैं कि ये फिरोज शाह रजक था, रजक के पुत्र फिरोज शाह थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उनकी माता जो हिंदू थी और उसके पिता जो थे एक मुस्लिम थे, रजक थे। और 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। धट्टा जगह पे हमने देखा था कि एक विद्रोह होता है धट्टा में और उसे मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसको संभालने के लिए जाते हैं, उस विद्रोह को रोकने के लिए जाते हैं। और सिंध की ओर बढ़ते समय धट्टा जगह पर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की। और मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के उपरांत जो है उलेमा जो है, आमीर और उलेमा जो है उनको अपना अगला शासक चुनते हैं। यानी फिरोज शाह तुगलक को जो है अगला शासक चुना जाता है अमीर और उलेमाओं के द्वारा। और इनके राज्याभिषेक की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो 20 मार्च को हुई थी, तो उसके 2 दिन उपरांत 22 मार्च 1351 ईस्वी में इनका जो है राज्याभिषेक होता है फिरोज शाह तुगलक का। और इनका 2 राज्याभिषेक होता है। दूसरे राज्याभिषेक की बात की जाए तो दूसरा राज्याभिषेक इनका दिल्ली में हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2 राज्याभिषेक फिरोज शाह तुगलक का हुआ था। एक जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक के देहांत के उपरांत और दूसरा जो उनका हुआ था दिल्ली में हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो फिरोज शाह तुगलक जो है फिरोज शाह तुगलक जो है पुनः जो है देखें तो वह सल्तनत काल को जो है पूरी तरह से इस्लामिक राज्यों में वो जो है इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से वो राज्य चलाना चाहते हैं और चलाते हैं। तो ऐसा ये जो था पूरी तरह से सल्तनत काल में ऐसा शासक जो पूरी तरह से इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से शासन करता है तो वह फिरोज शाह
तुगलक है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसके विपरीत यदि हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो इस्लामिक मान्यता जो थे उसके विरुद्ध में वो शासन करते थे, यानी इस्लामिक मान्यता को अलाउद्दीन नहीं मान रहे थे। और वहीं हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है पूरी तरह से इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार शासन करते हैं। और फिरोज शाह तुगलक को पुनः जो है सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। और जैसे ही ये फिरोज शाह जो है शासक बनते हैं, और उसके पहले जो थे कई कष्टदायी कर लगे हुए थे। 24 प्रकार का कर जो है पूर्व में लगा हुआ था। तो ये 24 प्रकार के कष्टदायी जो कर थे उनको समाप्त करके 4 प्रकार के नए कर जो है ये फिरोज शाह तुगलक जो है प्रारंभ करते हैं। 4 ही कर ये रहने देते हैं जो कि शरीयत के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त था। और यही वजह है कि इनको जो है सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। यह भी कई परीक्षाओं में यह सवाल आता है। तो ये 24 प्रकार के कर को समाप्त कर ये जो है 4 प्रकार के जो है कर वो लाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ये 4 कर थे। और विभिन्न एग्जाम में आप देखेंगे तो लगभग PCS के कई एग्जाम, UPSC या SSC या कई एग्जाम में जो है ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। जजिया कर, तो जजिया कर पहला हम देखें तो जजिया कर जो था वो गैर इस्लामिक पर लगाया जाता था, यानी जो गैर मुस्लिम थे उनको लगाया जाता था, उन पर लगाया जाता था। और सर्वप्रथम जजिया कर की बात की जाए तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में लगाया गया था। और यह जो कर लगाया गया था जजिया कर वह सिंध के क्षेत्रों पर, सिंध के प्रांत में वहाँ के लोगों पर लगाया गया था। और पुनः हम देखें तो यह फिरोज शाह तुगलक जो था वह हिंदू को जिम्मी कहा करते थे, हिंदू को ये जिम्मी कहा करते थे। और ये पहला शासक थे सल्तनत काल में जो कि ये ब्राह्मणों पर भी ये जजिया कर लगाते हैं। यह भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस शासक ने ब्राह्मणों पर पहली बार जो है वह जजिया कर लगाया। तो फिरोज शाह तुगलक जो है पहली बार जो है जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाते हैं। अब आइए हम दूसरा इनका कर के बारे में जानें तो जकात। जकात जो था यह मुस्लिमों से लिया जाने वाला यह कर था और यह उनके कुल आय का 2.5%, 2.5% लिया जाता था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। पुनः तीसरा हम देखें तो तीसरा कर जो इनका था खराज, खराज कहलाता था। यह भूमि कर अथवा लगान, जो लगान वसूला जाता था उनको खराज कर कहा जाता था। और ये खराज जो था 1/3 से 1/5 भाग के रूप में लिया जाता था, मतलब 1 से 1/3 अथवा 1/5 के बीच में ये हेरफेर होते रहता था, बदलते रहता था। तो ये खराज जो है आपका भूमि कर जो लगान वसूला जाता था उन्हीं को खराज कर कहा जाता था। अब आइए चौथे कर के बारे में जानें तो ये खम्स था। और खम्स जो युद्ध होते थे, युद्ध लड़ा जाता था, तो युद्ध में जो लूट के सामान होते थे, तो उनको सुल्तान को बांटा जाता था। और 1/5 भाग जो है लूट का वह सुल्तान को प्रदान किया जाता था सैनिकों के द्वारा, जिसे खम्स कहा जाता था। और जो बचे हुए 1/5 भाग के अलावा जो बच जाते थे वह सैनिक खुद रख लेते थे या वह सैनिकों का हिस्सा हो जाता था। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये खम्स जो था युद्ध में लूट का जो भाग था और 1/5 जो सुल्तान को दिया जाता था उसे ही खम्स कहा जाता था। और पुनः हम देखें तो दिल्ली सल्तनत से जो है इनके पहले पूर्व में जो है कई छोटे छोटे राज्य अलग हो गए थे, कई क्षेत्र अलग हो गए थे। लेकिन यह फिरोज शाह तुगलक और ऐसी परिस्थिति थी कि यह जो है फिरोज शाह तुगलक को ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं और किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो छोटा छोटा भाग जो है अलग हो रहा था या अलग हो गया था पहले इसके पूर्व, इनके शासन के पूर्व, उनको मिलाने का ये कोई प्रयास नहीं करते हैं फिरोज शाह तुगलक। और इसके पीछे जो कारण होता है, एक तो जनता की सहानुभूति,
दूसरा जो है शेष सीमा जो होती है उनकी, उसी को सुरक्षा करना ये अपना दायित्व समझते हैं। और तीसरी जो बात होती है कि राज्य की आर्थिक संपन्नता, वह युद्ध की ओर ध्यान न देकर अपने साम्राज्य को बढ़ाना या जो उनसे अलग हो गए थे पूर्व में उसको वापस न लाके वो राज्य की आर्थिक संपन्नता की ओर भी ध्यान देना चाहते हैं। यही वजह है कि उनके राज्य जो साम्राज्य था उससे जो तुगलक उनके वंश के पूर्व जो साम्राज्य था उसके कुछ जो हिस्से टूट गए थे, अलग हो गए थे, उनको मिलाने का कोई प्रयास इनके द्वारा नहीं किया जाता है। पुनः हम देखें तो आगे तकावी रीन जो है एलबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है उनके द्वारा मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जितना भी ऋण दिया जाता है जनता वगैरह को, तो उनको जो है या फिरोज शाह तुगलक माफ़ कर देते हैं। यानी ये सभी ऋण को ये तकावी ऋण कहा जाता है। तो ये तकावी ऋण को जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिया गया था उसको भी फिरोज शाह तुगलक माफ़ कर देते हैं। और इसके अलावा आप देखें तो जो है विभिन्न मौक़ों पर जैसे शादी विवाह होता था या सुल्तान का जन्म हो या फिर राज्याभिषेक हो, तो उनकी जनता अमीर जो है अमीर वर्ग जो होते थे या अमीर जो होते थे सल्तनत के इर्द गिर्द घूमने वाले या जो थोड़े से ज़्यादा पैसे वाले होते थे या सुल्तान के आसपास के लोग, वो उनको भेंट या उपहार दिया करते थे। तो ये भेंट और उपहार को भी जो देने की प्रथा थी उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया था। तो ये ऐसा इन्होंने ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने कर दिया था, भेंट और उपहार देने की प्रथा को समाप्त अथवा बंद कर दिया था। पुनः हम देखें तो सरकारी पद जो थे, तो सरकारी पद के तहत दो प्रकार के पद थे, एक सैनिक और दूसरा असैनिक। तो ये दोनों जो पद थे पूर्व में ऐसा नहीं था, लेकिन ये जो दोनों सरकारी पद थे सैनिक भी और गैर सैनिक भी या असैनिक भी, तो दोनों पद को ये वंशानुगत बना देते हैं। यानी यूँ कहा जाए कि जैसे मान लीजिए कोई पदाधिकारी है तो उनका पुत्र भी पदाधिकारी बनेगा, या कोई कर्मचारी है तो उनका पुत्र भी कर्मचारी बनेगा। तो इस तरह से सरकारी पद जो आपका सैनिक था और गैर सैनिक पद था या असैनिक पद था, दोनों को ये वंशानुगत बना देते हैं। पुनः जो है ये सैनिकों को जागीर देने की प्रथा प्रारंभ करते हैं, यानी भूमि जागीर जो है भूमि के टुकड़ा को कहा जाता है, तो ये जागीर देने की भी प्रथा प्रारंभ करते हैं फिरोज शाह तुगलक। और यह जो है सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था फिरोज शाह तुगलक जो अपने आमदनी का ब्यौरा जो है तैयार करवाया। यह एक फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। यह भी विभिन्न कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न। तो यह पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। अब इनकी फिरोज शाह तुगलक की धर्मांधता को देखें तो यह हम इसे धर्मांध शासक के रूप में भी कह सकते हैं। चूँकि हम देखें तो ये हिंदुओं के साथ इनकी कुछ ज़्यादती होती है। कई इनके द्वारा हिंदू मंदिर जो है तोड़ दिए जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं, और न केवल मंदिर जो है नष्ट किए जाते हैं बल्कि मंदिरों की मरम्मती पर भी इनके द्वारा पाबंदी लगा दी जाती है। यानी मंदिर को भी तोड़ते हैं और मंदिर की मरम्मती पर भी ये पाबंदी लगा देते हैं। पुनः हम देखें तो इनके काल में जगन्नाथ मंदिर को भी इनके द्वारा लूटा जाता है। साथ ही उसके मंदिर को जो है समुद्र में फेंकवा दिया जाता है। यानी जगन्नाथ मंदिर को तोड़कर और उनके जो मूर्ति होते हैं उनको समुद्र में इनके द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फेंकवा दिया जाता है। और इसके वजह से जो है जाज नगर के जो शासक होते हैं वह जो है बाध्य होकर उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से वह एक धर्मांध शासक था। इसके अलावा पुनः हम देखें तो 1361 ईस्वी में भी इनके द्वारा नगर कोट पर हमला किया जाता है, और नगर कोट में जो ज्वालामुखी मंदिर थे उसको भी इनके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। पुनः जो ज्वालामुखी मंदिर था उसमें कई लेख
कई अभिलेख रखे हुए थे, कई लेख रखे गए थे, लेकिन उन लेखों को इनके द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। बाद में हम पढ़ेंगे कि उनका वो जो है अनुवाद भी करवाते हैं अन्य भाषाओं में। तो इस प्रकार से 1361 में ज्वालामुखी मंदिर को ये इनके द्वारा नष्ट किया जाता है। ऐसा जो है ये फिरोज शाह तुगलक इसलिए कर रहे होते हैं कि वह खलीफा को, उलेमा को, धर्मगुरुओं को खुश करना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि हम आपकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ शासक हैं। और यही वजह है कि खलीफा, धर्मगुरु, उलेमाओं इत्यादि को दिखाने के लिए जो है वो जो है ऐसा करते हैं, ऐसी धर्मांधता की नीति का पालन करते हैं उन लोगों को खुश करने के लिए। अब आइए हम देखें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत क्या इनकी शासकीय व्यवस्था थी। शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या कुछ बदलाव किए या कुछ नई शुरुआत की। तो पहला जो इनके द्वारा था वह दीवाने बंदगान, यह भी कई महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी। इसका मतलब होता है दास विभाग, और सबसे ज़्यादा दास जो किन्हीं के समय था तो यह था फिरोज शाह तुगलक के समय में। यह भी विभिन्न परीक्षाओं में आया है, और उनके समय जो दासों की संख्या थी वह बढ़कर 1,80,000 हो गए थे। तो इस प्रकार से हम देखें तो इनके समय बहुत ज़्यादा दासों की संख्या बढ़ गई थी, 1,80,000। और यह विभाग जो बनाया गया था दीवाने बंदगान, दासों के रखरखाव अथवा देखभाल के लिए बनाया गया था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विभाग था वह दीवानी खैरात था। दीवानी खैरात विभाग जो था वह दान विभाग था। दान विभाग जैसा देखिए हम लोग आम बोलचाल में भी कहते हैं कि खैरात में बांटेंगे क्या, या खैरात में किसी को देंगे क्या, तो मतलब ये मतलब मुफ्त में देना। तो ये दीवाने खैरात विभाग जो है, खैरात शब्द उसी समय देखते हैं, हमको देखने को मिलता है फिरोज शाह तुगलक के समय। तो ये दीवाने खैरात विभाग, दान विभाग, जिसमें खास करके मुस्लिमों, मुस्लिम स्त्रियों, विधवाओं एवं विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी इस विभाग के द्वारा। पुनः जो तीसरा विभाग महत्वपूर्ण था वह दीवाने इस्तिहाक विभाग था। दीवाने इस्तिहाक विभाग जिसका मतलब होता है पेंशन विभाग, यानी पेंशन विभाग की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी, जिसके द्वारा जो है वृद्धों, अपंगों, असहाय को पेंशन प्रदान किया जाता था। जिस प्रकार से आज भी आप देखें तो वृद्धों को एक खास उम्र के बाद जो है वृद्धा पेंशन दिया जाता है। अपंग जो है, विकलांग, उनको भी कुछ राशि 500 या कुछ इस तरह की राशि प्रदान की जाती है हर माह। और असहाय जो लोग भी हैं, जो गरीब लोग हैं, बीपीएल रेखा में हैं, तो इस तरह से जो है कई लोगों को आज भी जो है पेंशन प्रदान किया जाता है। तो उस समय जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में भी वृद्धों, अपंगों, असहायों को पेंशन देने की प्रथा शुरू की गई थी, जो दीवाने इस्तिहाक विभाग के द्वारा किया जाता था। पुनः चौथा हम देखें तो दारुल सफ़ा या सिफा, दारुल सफ़ा या सिफा, और यह जो विभाग था वह निःशुल्क चिकित्सा का विभाग था, जिसके माध्यम से चिकित्सा व्यवस्था लोगों को मुहैया कराई जाती थी, उसके लिए स्थापित की गई थी। और अगला जो विभाग था पांचवा, वह रोजगार विभाग था, यानी लोगों को रोजगार देने का ये विभाग था। जिस प्रकार से आज भी हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया गया है लोगों को बेरोजगार के लिए नाम दर्ज करने के लिए, तो उस समय जो है रोजगार दफ्तर बनाया गया था लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए। पुनः हम देखें छठा तो मैरिज ब्यूरो। मैरिज ब्यूरो पहली बार हम देखते हैं यहाँ पर सल्तनत काल में। तो ये मैरिज ब्यूरो, शादी विवाह के लिए भी एक ब्यूरो या एक संगठन जो है बनाया गया था। पुनः हम देखें तो एक महत्वपूर्ण विभाग था सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे PWD विभाग कहा जाता है, और यह विभाग आज भी चलता है। तो ये सार्वजनिक निर्माण का विभाग PWD भी इनके द्वारा निर्माण किया गया था, जिसके तहत हम अगली वीडियो या अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि इनके द्वारा के कौन कौन से जो है बहुत सारे सार्वजनिक निर्माण किए जाते हैं। आठवां जो इनका था वह महत्वपूर्ण जो विभाग था वह दीवाने खाना। दीवाने खाना अर्थात कारखाना विभाग की स्थापना इनके द्वारा की गई थी,
जिसके माध्यम से जो है वस्तुओं का निर्माण करवाया जाता था। और इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ये दिल्ली सल्तनत की शासकीय व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों की स्थापना जो है करते हैं, और कई जो विभाग था यह पहली बार हमें देखने को मिलता है। और फिरोज शाह तुगलक जो है राजधानी जो उनकी है दिल्ली रहती है, और वो राजधानी जो है वहाँ से स्थानांतरित कर फिरोजाबाद लाते हैं, और यह फिरोजाबाद शहर जो है उनका प्रिय स्थान था और इन्होंने इसे खुद बसाया था। हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो हैं इनके द्वारा 300 शहरों का जो है शहरों को बसाया गया था, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर थे। तो इनका एक महत्वपूर्ण शहर जो था वह फिरोजाबाद था, तो इन्होंने अपनी दिल्ली से राजधानी फिरोजाबाद स्थानांतरित करवाई थी, जिसे उसने खुद बसाया था। और पुनः हम देखें तो अशोक मौर्य काल के एक शासक थे अशोक, तो अशोक ने स्तंभ बनाया था जो मेरठ और टोपरा में था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और विभिन्न एग्जाम में विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो अशोक का स्तंभ जो है मेरठ और टोपरा दोनों जगह था। टोपरा या अंबाला में पड़ता है यानी हरियाणा में, और मेरठ आपका एमपी में पड़ता है। तो मेरठ और टोपरा में दो अशोक स्तंभ होते हैं जिसे अशोक ने बनवाया था, उनको ये दोनों को जो है उखाड़ कर ले जाते हैं स्तंभों को और दिल्ली में स्थापित करते हैं। तो यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पुनः हम देखें तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और प्रारंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और कुतुब मीनार को जो है पूर्ण रूपेण से इल्तुतमिश ने बनाया था। लेकिन पुनः जो तीसरा शासक था कुतुब मीनार के संदर्भ में जो कुछ करते हैं वह था फिरोज शाह तुगलक। यानी जब एक आकाशीय बिजली गिरती है, यानी आकाश से बिजली गिरती है, तो वह 5वीं मंजिल जो है कुतुब मीनार का नष्ट हो जाता है, और इसका जो पुनर्निर्माण का कार्य जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा फिरोज शाह की जो है प्रारंभिक जीवन और उनके राज्याभिषेक, और इसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न कष्टदायी करों को समाप्त कर 4 जो है कर मात्र रखते हैं। इसके अलावा और भी उनकी अनुपलब्धियों को हम लोगों ने देखा। पुनः उनकी धर्मांध नीति को भी हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर उनके द्वारा कई मंदिरों को तोड़ा जाता है। और पुनः उनके द्वारा हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर शासकीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन कौन से 8 महत्वपूर्ण विभाग की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। साथ ही उनका राजधानी जो है दिल्ली से फिरोजाबाद हो गया था, और अशोक स्तंभ को उन्होंने जो मेरठ और टोपरा में था उसे दिल्ली लाते हैं। साथ ही कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का भी पुनर्निर्माण वो करवाते हैं। तो इस प्रकार से यह फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, और इसके बाद इसके अगली कक्षा में हम लोग जो रेस्ट है अगला जो बचा हुआ है अंश उसका पढ़ेंगे, और विभिन्न शहरों का निर्माण जो हो गया या और जो अन्य बातें जो कई महत्वपूर्ण और भी बातें हैं फिरोज शाह जिनके बारे में हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको पसंद हो रहा हो, लग रहा हो, चूँकि यह जो मैंने तैयार किया है मटेरियल कई बड़े इतिहासकार की पुस्तकों और पटना विश्वविद्यालय के कई प्रसिद्ध इतिहासकार जो रहे हैं, वहाँ के प्रोफेसर रहे हैं, उनके लेक्चर के आधार पर यह वीडियो तैयार किया गया है। तो यह आपको मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आपको आएगा। और तो पसंद आने पे आप इसे लाइक करें, शेयर करें, शेयर ही नहीं करें, आप इसे वायरल करें, अपने मित्रों में इसे वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें ताकि उनको भी लाभ मिले, वह चाहे वह स्टूडेंट जो है बीए का हो या विभिन्न कंपटीशन का हो। धन्यवाद।